Hello, guys. Welcome back to the Scientist Star Academy lectures. And, guys, we are already going in the series of CUET Life Science. Okay, so today I'm in this video, I'm going to discuss about the topic of biotechnology, that is rDNA technology. ठीक है, आज इस वीडियो में हम rDNA टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं गाइस, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो हमारी वीडियो को हम शुरू करते हैं गाइस, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड बताना चाहूँगी, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें आप किसी लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज़ करो या फिर उसी के किसी प्रोडक्ट का यूज़ करो, ठीक है, फॉर दी वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग, है ना। आप किसी लाइफ ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट का या उसको यूज़ करें फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग, दिस इज द ब्रांच कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें कि बायोलॉजी जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके जो फादर है ना, वो कार्ल इलेक्री करके हैं। ठीक है, कार्ल इलेक्री इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो एग्जांपल में हम बात कर सकते हैं गाइस कि कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे कि काइटिनेस की बात करें, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो काइटिनेस सिक्रीट कर रहा है और यू आर यूजिंग दैट काइटिनेस इन द एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है, फॉर आवर ईल्ड पर्पस, हम हमारे काम के लिए जैसे एग्रीकल्चर में आप काइटिनेस का यूज़ करें, तो ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पुराने टाइम की बात करें, ठीक है, तो पुराने समय की अगर मैं बात करूँ तो कर्ड वगैरह जो कि आज भी है, ब्रेड, तो ये भी क्या है? एक बायोटेक्नोलॉजी का ही फॉर्म है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज rDNA टेक्नोलॉजी। rDNA का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या होता है इसमें? क्या होता है कि जो डीएनए होता है ना, दो अलग अलग स्पीशीज के डीएनए को आपस में मिला दिया जाए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट करना है ना, जोड़ना, वापस दो अलग अलग स्पीशीज के डीएनए को जोड़ना, वही क्या कहलाता है? rDNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर हम इसके लिए एक और वर्ड यूज़ करें तो इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, और जो ट्रांसले कोहेन और हर्बर्ट बोयर करके जो साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने सबसे पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है गाइस। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? दे इंसर्टेड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन द प्लाज्मेट ऑफ साल्मोनेला। ठीक है, साल्मोनेला जो कि एक बैक्टीरिया है ना, और बैक्टीरिया के अंदर आपको पता है कि जो सेल होता है उसके अंदर एक उसका मेन क्या होता है? डीएनए होता है। उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट भी होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था साइंटिस्ट ने? इन्होंने ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया, है ना, और उसको उस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया था। तो इनका फर्स्ट टाइम इन्होंने एक आर्टिफिशियल क्या बनाया था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको यहाँ याद रखना है कि कौन दो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था आर्टिफिशियली। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल अगर हम मॉडर्न बायोटेक की प्रिंसिपल्स की बात करें गाइस, तो यहाँ पे पहला होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें क्या करते हैं? दो डीएनए मतलब दो अलग अलग स्पीशीज़ के डीएनए को लिया जाता है, ठीक है, और उसमें मतलब उसको आपस में मर्ज किया जाता है, ठीक है, और फिर बनाया जाता है ऐसा, फिर उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो डीएनए ना, उसको एक डीएनए आरएनए को अल्ट्रेशन, उसमें डीएनए में चेंज करना, ठीक है, और उसके डीएनए आरएनए में चेंज करके उसको एक डिज़ायर्ड कैरेक्टर आपको देना होता है, तो वो आप कहलाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, है ना। इसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद आप बायो प्रोसेसिंग, मतलब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। ठीक है, एक इंजाइम को लेकर ही हम लोग चलते हैं क्योंकि इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, काइटिनेज की अगर मैं बात करूँ, कोई भी एक एंजाइम ले लो, ठीक है, जैसे यहाँ काइटिनेज, इसको कोड करने वाले जीन जो है ना, वो इस बैक्टीरिया के पास काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इस कोड को हटाया और दूसरे वाले बैक्टीरिया के पास उसके जीनोम में इंसर्ट कर दिया, तो ये तो हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, लेकिन अब बायो प्रोसेसिंग क्या हुआ? बायो प्रोसेसिंग का मतलब ये जो मैंने बनाया है ना, मतलब जो एक मेन था और यहाँ से इसके काइटिनेज को जीन करके यहाँ पे इंसर्ट किया था, तो ये वाला जो अब ऑर्गेनिज्म है जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको अब मैं क्या करूँ? लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन कराऊंगी, क्योंकि उसमें क्या हो गया? दोनों के जीन इंसर्ट है, इसके खुद के भी हैं
और जो मैंने बाहर से इंसर्ट कराए वो भी है, तब ये काइटिनेज का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो अब इसको लार्ज अमाउंट में एसेप्टिक कंडीशन में एक लार्ज अमाउंट में क्या करूँ, इसका प्रोडक्शन करूँ, ठीक है, काइटिनेज का। तो वो आता है किसके अंदर, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के अंदर क्या आता है, देख लीजिए, मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल, ठीक है, इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रेजेंस टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स, ठीक है, जिसकी ग्रोथ आपको करानी ना वही वाला माइक्रोब्स आप उसमें डालिए, है ना। ये एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में, वैक्सीन प्रोडक्शन में, है ना, ये बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये दो मेन प्रिंसिपल्स हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जब किसी को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनानी होती है, सॉरी ऑर्गेनिज्म बनाना होता है ना, तब उसमें क्या बेसिक स्टेप्स क्या होती है। देखो, सबसे पहला ना आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है आपको कौन से कैरेक्टर का जीन चाहिए, ठीक है। और गर्ल्स यहाँ पे गाइस ये होता है कि जो जीन्स होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। हर एक कैरेक्टर का स्पेसिफिक जीन होता है, तो वो आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना है कि आप कौन से कैरेक्टर का, आपको मतलब कौन सा कैरेक्टर वाला जीन चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया आपने, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको इंट्रोड्यूस करना है ना। ऑब्वियस सी बात है यार, आपने डीएनए किसी का निकाला है, वहाँ से डीएनए का फ्रेगमेंट निकाला, अब उसको किसी और में डालना है, जिसमें डालना है उसको उसमें डाल दो, और क्या। फिर उसका मेंटेनेंस सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने डाल तो दिया लेकिन अब उसका मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें बेसिक स्टेप्स होती है जो अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म कोई बनाते हैं तो उसमें आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द टूल्स, है ना। आज हम इसमें टूल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो टूल्स अगर हम बात करें कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स यूज़ में लाए जाते हैं, तो पहला होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। दूसरा होता है कि आइसोलेशन ऑफ द फ्रैगमेंट, किस तरह से फ्रैगमेंट्स को आइसोलेट किए जाते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स, और इसके अलावा एक और 5th पॉइंट है यहाँ पे होस्ट का, ठीक है। सो हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात करते हैं, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, देखो इनको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है ना। ये कैंची जैसा होता है, ठीक है, जो कि कैंची कैसी, जो कि ये जो डीएनए फ्रैगमेंट होता है ना, डीएनए, उसमें ये डीएनए को तोड़ने का काम कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे क्या करता है, एक तो डिटरमाइन करता है लोकेशन, हमारी जो डिज़ायर्ड जीन है उनकी जो लोकेशन है वो डिटरमाइन करके वहाँ से उसको काट देता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ टाइप्स की ना, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है जो डीएनए के अंदर, डीएनए के साइड में मतलब अंदर की साइड कट लगाए, है ना। और अगर हम एक्सोन्यूक्लियस की बात करें ना, तो वो उसके एंड्स पर कट लगाएगा, रिमूव द न्यूक्लियोटाइड, देखो ये यहाँ से रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड को, तो वो एक्सोन्यूक्लियस हुआ, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो एंडोन्यूक्लियस के बारे में मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ना, दे आर सीक्वेंस स्पेसिफिक, बहुत ही सीक्वेंस स्पेसिफिक होते हैं। और जो जनरली सीक्वेंस होता है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करते हैं वो होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब यहाँ ये वर्ड आता है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, ठीक है। ऐसा सीक्वेंस जो दोनों तरफ से पढ़ने पर एक जैसा लगे, जैसे ATGC, है ना, और T, ऐसा। तो दोनों तरह से ये इधर से भी पढ़ो इधर से भी पढ़ो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे A वापस आना चाहिए, तो इस तरह से ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ना दोनों तरफ से पढ़ने से सेम साउंड आना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो एंडोन्यूक्लियस जब कट लगाता है ना, तो वहाँ पे स्टिकी एंड्स जो होते हैं ना, स्टिकी एंड्स जो राइज होते हैं, मतलब जब यहाँ पे डीएनए में कटिंग होती है तो वो स्टिकी एंड्स देता है, ठीक है। तो यहाँ आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो आपने अभी क्या किया, डीएनए में कट लगा दिया, है ना। तो डीएनए के क्या हो गए, फ्रैगमेंट्स हो गए, है ना। जो चाहिए था आपको मिल गया, डिज़ायर्ड आपके ऐसे फ्रैगमेंट्स आ गए। तो अब उसको सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, है ना। डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ में लाया जाता है। क्यों, क्योंकि देखो डीएनए जो होता है ना, डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है,
ठीक है, तो उसको आप पॉजिटिवली की तरफ ले जाकर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड देकर उसको वहाँ पे आप रन आउट करा के उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर हम मैट्रिक्स की बात करें गाइस की जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पे अगारोस जेल यूज़ में लाया जाता है, तो अगारोस मैट्रिक्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये मैट्रिक्स मतलब क्या, कि अगारोस जो होता है ना, उसमें से डीएनए को पास कराया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें अब यहाँ पे, ठीक है, ये तो हुआ कि ठीक है वो वहाँ पे ना, यहाँ पे मान लो ऐसा मैट्रिक्स रहेगा, यहाँ पे आपके डीएनए फ्रेगमेंट आपने लोड किए हैं, यहाँ पे आपका एनोड रहेगा। ठीक है, तो डीएनए क्या होगा, इसकी तरफ मूव करेगा। छोटा फ्रेगमेंट हुआ तो वो स्पीड से चला जाएगा, है ना, और बड़ा हुआ तो थोड़ा देरी से जाएगा। इस तरह का एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है आपकी लोडिंग हो गया, लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा, फ्रैगमेंट दिखेगा कैसे, है ना, तो सेपरेटेड जो डीएनए फ्रैगमेंट है ना, उसको आप देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे एक स्टेन यूज़ करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड का। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है ना, वो डीएनए सैंपल के साथ यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, अब अगर इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं तो वो भी क्या होता है, यहाँ पे भी एक रेस्ट्रिक्शन ये कि इथिडियम ब्रोमाइड सिर्फ यूवी लाइट में ही आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो जब आप अगर मतलब डीएनए फ्रैगमेंट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होने के बाद आप उसको यूवी लाइट की प्रेजेंस में रखकर आप उसको देखते हैं ना, तो आपको ऑरेंज कलर का बैंड दिखाई देता है। ठीक है, ये यहाँ पे था, इस तरह से सेपरेट हो जाता है डीएनए। लेकिन गाइज यहाँ पे एक और चीज़ ये कि डीएनए फ्रैगमेंट जो होता है ना, आप कभी भी विजिबल लाइट में नहीं देख सकते, और बिना स्टैंडिंग के तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है, और अब ठीक है यहाँ पे सेपरेट हो गया, है ना, आपने देख भी लिया कि ठीक है यहाँ पे बैंड आ गया है, यूवी लाइट में आपने देख लिया ऑरेंज कलर का अगर बैंड है तो आप समझ जाएंगे कि ठीक है उसके फ्रैगमेंट्स जो है वो सेपरेट आउट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है कि जो बैंड्स होते हैं ना, उसको उस अगारोस जेल में से कट करना पड़ता है, और कट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, इल्यूशन कहलाती है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। देखो पहले स्टेप क्या थी गाइस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उसने कट किया था डीएनए को। ठीक है, उसके बाद कट करने के बाद उसको आपने सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद आपने उसको एगारोस जेल से निकाला। ठीक है, निकालने के बाद अब यहाँ पे ना क्लोनिंग वेक्टर्स आ जाते हैं, मेन प्लेयर। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर क्या, क्योंकि जो डीएनए आपके पास आया है ना, जो फ्रेगमेंट, वो काफ़ी कम है, सो आपको इसको ना कॉपीज़ बनानी पड़ेगी बहुत सारी। ठीक है, तो कॉपी के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स का। ठीक है, इसकी क्लोनिंग वेक्टर आप है ना मतलब ले लेंगे, वेक्टर के अंदर जो, अब वेक्टर क्या है, तो वेक्टर देखो, वेक्टर एक ऐसा मतलब मान लीजिए कोई फ्रेगमेंट है ना, उसमें यहाँ पे आप अपना डीएनए इंसर्ट करा के उसकी कॉपीज़ कराते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं क्लोनिंग डीएनए की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे उसमें ORI साइट होना चाहिए। ORI साइट क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, सबसे पहला मेन फीचर होता है। ठीक है, जिसमें जो क्लोनिंग वेक्टर ना उसकी प्रॉपर्टी में वहाँ पे ORI साइट होना चाहिए, तो वो खुद ही रेप्लिकेट कर पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ वहाँ पे सिलेक्टिबल मार्कर्स होने चाहिए। अब गाइस यहाँ पे मार्कर्स क्या होते हैं, देखो मार्कर्स का मतलब होता है आप पहचानेंगे कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पे पहचानेंगे कैसे। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये डीएनए यहाँ पे आपने इंसर्ट किया, इसकी कॉपी हुई नहीं हुई आपको क्या पता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिलेक्टिबल मार्कर्स यहाँ पे हमको चाहिए रहेंगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मार्कर्स की बात करूँ गाइस, तो देखो गाइज यहाँ पे एक चीज़ है कि जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं ना, वो जनरली क्या होता है, जो जीन्स होते हैं ना, रेजिस्टेंस शो करते हैं किसी एंटीबायोटिक्स को लेकर, उनका मेनली यूज़ किया जाता है एज ए सिलेक्टेबल मार्कर्स। नॉर्मली द जीन्स इनकोडिंग द रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पेसिलिन हुआ, टेट्रासाइक्लिन हुआ, है ना, केनामाइसिन हुआ, आर कंसिडर टू बी द यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर फॉर द इकोलाई। ठीक है, इन मार्कर्स का यूज़ करते हैं, क्यों, देखो मार्कर का यूज़ करने से मतलब देखो ये एक जीन कोड है ना, ये मार्कर है, अगर आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ इंसर्ट करने का मतलब क्या, कि ये जो जीन है ना पर्टिकुलर, ये अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा, क्योंकि आपने इसके बीच में ही अपना इंटरेस्ट वाला जीन डाल दिया, तो इस तरह से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ये फंक्शन करेगा ही नहीं, है ना, अगर यहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगा डीएनए, तो वो क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर जीन था ये क्या होगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, इस तरह से इसका प्रोसेस चलता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज कि क्लोनिंग वेक्टर में ना एक और क्लोनिंग साइड भी होनी चाहिए।
ठीक है, क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। तो द लाइगेशन ऑफ द अलाइन डीएनए इज कैरिड आउट एट द रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन और टू एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन। ये यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, उनके अंदर आपको है ना क्लोनिंग साइट्स भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ एग्जांपल बताऊँ आपको, यू कैन लाइगेट द फॉरेन डीएनए एट बाम H1 साइट, है ना, फॉर ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये एक है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। इस टेट्रासाइक्लिन जीन के अंदर एक साइट होती है बाम H1, है ना, इसमें आप अपना डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस क्लोनिंग वेक्टर में क्लोनिंग साइट्स का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपने जो इंसर्ट किया है वो किया है टेट्रासाइक्लिन वाले में। ठीक है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन के अंदर आपने इंसर्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस वाले जीन जो है वो अगर यहाँ पे एक्टिव नहीं होंगे, कब, जब अगर यहाँ पे फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा आपको सिलेक्ट करने में, क्योंकि अगर जो रिकॉम्बिनेंट हो चुका होगा ना, मतलब ये जो टेट्रासाइक्लिन के जीन है इसके बीच में जो बाम H1 की साइट है, यहाँ पे आपका फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया, तो अब यहाँ पे ये एक्टिव नहीं है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो एक्टिवेट नहीं है। तो इस कंडीशन में जो रिकॉम्बिनेंट वाले होंगे ना, वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे एम्पिसिलिन वाले मीडिया पे, लेकिन वो टेट्रासाइक्लिन वाले पे ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास वो रेजिस्टेंट जीन की एबिलिटी ख़त्म हो गई। ठीक है, क्योंकि हमने उस जगह पे क्या किया, हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, क्लोनिंग साइट्स में ना एक जो सिलेक्टिव मार्कर्स वगैरह सिलेक्ट करना ईजी हो जाता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें थी क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। ठीक है गाइज, अभी जो मैंने बताया ना, उसमें तो क्या था कि वहाँ पे आप रेजिस्टेंट जीन्स जो थे ना उसके बीच में अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे एक और अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि वो रिकॉम्बिनेंट है कि नहीं है। तो आप क्या करो, वो जो डीएनए है ना, हमको जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको इंसर्ट कर दे हम कोडिंग सीक्वेंस में, है ना। जैसे कोई एंजाइम है, ठीक है, जैसे बीटा गैलेक्टोज को कोड करने वाले जो जीन है उसके बीच में आप है ना अपना फॉरेन डीएनए जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको इंसर्ट कर दो। अब उससे क्या होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, तो वो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ना वो एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ठीक है, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा अगर वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हो गया तो ये इस तरह से 2 अप्रोच आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, है ना। एक तो क्या, एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस वाला जो अभी ऊपर बताया था, और दूसरा कि आप किसी सीक्वेंस, मतलब जो एंजाइम है ना उसको कोड करने वाले सीक्वेंस के बीच में अपना डीएनए इंसर्ट करो। ये 2 अप्रोचेस आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द सिलेक्शन पर्पस। ठीक है, नाउ कम टू द मेन, दैट इज़ वेक्टर, है ना। एक्चुअली वो तो था क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि आपको कॉपीज़ बनानी थी। अब आप आते हैं मेन वेक्टर पे, क्योंकि ये वेक्टर जो है ना, ये वाला, ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा, मतलब कहाँ पे, ये मेन होस्ट के अंदर आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर लेकर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम वेक्टर की बात करें तो जो वेक्टर्स होते हैं दे आर अल्टीमेट व्हीकल्स दैट कैरी द फॉरवर्ड द डिज़ायर्ड जीन इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर हम वेक्टर की बात करें तो जो प्लाज्मिड और जो बैक्टीरियोफाज होता है ना, कॉमनली वेक्टर यूज़ में लाए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। क्यों, क्योंकि ये हाई नंबर ऑफ कॉपीज़ जो है ना ज़्यादा बना लेता है। ठीक है, अब कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, host host organism into which recombinant DNA is to be introduced। देखो, आप इतनी बड़ी प्रोसेस करी आपने, क्यों करी, क्योंकि आपको इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ही वो जीन चाहिए, वो डीएनए चाहिए। ठीक है, तो ये अब होस्ट है ना, होस्ट इज द मेन। ठीक है, तो द होस्ट इज द अल्टीमेट टूल ऑफ द recombinant DNA technology with tech in the vector engineered with the desired DNA with the help of enzyme। ठीक है, there are number of ways in which the recombinant DNA is inserted into host। देखो यहाँ पे अब जो है ना, ये जो recombinant DNA है उसको बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू आप होस्ट की बॉडी में इंसर्ट कर सकते हो, है ना। उसमें कुछ जो मेजर हैं वो है माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक, ठीक है, बायोगन टेक्निक जो हुआ,
ठीक है। अल्टरनेट को कूलिंग हुआ, हीटिंग से यूज़, आप कैल्शियम आयन का यूज़ करके भी क्या कर सकते हो, डीएनए को इंसर्ट करा सकते हो होस्ट में, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमने टूल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इसकी प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना, वो किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ आपको आज टूल्स के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और अगर आपको कोई कम मतलब डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। सो गाइस, ओके, थैंक यू।